नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है हमारा खास कार्यक्रम नॉमिनेशन लॉक जंग अनलॉक में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण और एमपी की सभी 230 सीटों पर एक चरण में मतदान के लिए आज नामांकन दाखिले का दौर खत्म हो गया है। इसके बाद अब कल 31 अक्टूबर को नामांकन की स्क्रूटनी की जाएगी। उम्मीदवार 2 नवंबर तक नाम वापस ले सकते हैं और 17 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। तो नॉमिनेशन लॉक जंग अनलॉक, आज नामांकन दाखिले का आखिरी दिन। एमपी में एक ही चरण में चुनाव होंगे। 230 सीटों पर नामांकन दाखिले का आज आखिरी दिन था, जबकि छत्तीसगढ़ में जो दूसरे चरण में चुनाव होने हैं, जिसमें 70 विधानसभा सीटें हैं, उसकी नामांकन प्रक्रिया की भी आज आखिरी दिन थी। कल स्क्रूटनी होगी और 2 नवंबर वो तारीख है जब दावेदार अपने नाम वापस ले सकते हैं। 17 तारीख को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को नाम वापस ले सकते हैं, 17 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो आज नामांकन दाखिले का आखिरी दिन। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 70 सीटों पर चुनाव होने हैं। 17 तारीख को वोटिंग होगी, जबकि एमपी में एक ही चरण में चुनाव होने हैं। 17 तारीख को वहां भी वोटिंग होनी है पूरे 230 विधानसभा सीटों पर। और आज नामांकन दाखिले का आखिरी दिन। कल स्क्रूटनी होगी 31 अक्टूबर को और 2 नवंबर को नामांकन वापसी का आखिरी दिन, यानी 2 नवंबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। तो नॉमिनेशन लॉक हो चुके हैं, लेकिन जो चुनावी जंग है ये अनलॉक रही। तो आज नामांकन दाखिले का आखिरी दिन और इसी विषय पर लगातार हम 8 बड़े शहरों से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 8 हमारे रिपोर्टर्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि चुनावी हालात हैं क्या, किन क्षेत्रों में, किन संभागों में दावेदारों की सूची छोटी हो सकती है, दावेदार वापस ले सकते हैं और किन किन बड़े नेताओं ने आज नॉमिनेशन किए हैं। तो 17 नवंबर को मतदान होना है दूसरे चरण का। छत्तीसगढ़ में 70 सीटें छत्तीसगढ़ की, उसमें वोटिंग होगी, जबकि एमपी विधानसभा एक ही चरण में वहां पर चुनाव है। 17 तारीख को वहां भी वोटिंग होगी और आज इसी के लिए आज नामांकन दाखिले का आखिरी दिन था। 31 अक्टूबर को इन नामांकन जो फॉर्म गए हैं उनकी स्क्रूटनी होगी, जांच होगी और 2 नवंबर वो तारीख है जहां तक उम्मीदवार 2 नवंबर की शाम तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में जो 70 सीटों पर चुनाव होने हैं, उसके लिए नामांकन का आज आखिरी दिन, जबकि एमपी में एक ही चरण में चुनाव है। सभी 230 सीटों पर 17 तारीख को वोट डाले जाएंगे नवंबर को और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और इसी के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। कल स्क्रूटनी होगी 31 अक्टूबर को और 2 नवंबर वो डेट है जब तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं अगर वो चाहें तो। बड़ा अपडेट आपको बता दें, आज नामांकन दाखिले का आखिरी दिन था और आज छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा सीटों में जो दूसरे चरण में चुनाव होने हैं, पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव होने हैं 7 तारीख को और 17 तारीख को जिन 70 सीटों पर छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं उसके लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को इन नामांकन फॉर्म की जांच होगी, स्क्रूटनी होगी और 2 नवंबर वो तारीख है जहां पर दावेदार प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकते हैं, चुनाव से पीछे हट सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि नॉमिनेशन लॉक हो चुके हैं। आज जो नॉमिनेशन भरे गए हैं, कल इन्हीं नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी, जांच की जाएगी और 2 नवंबर वो तारीख है जहां पर उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। तो इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ 7 रिपोर्टर 7 अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे, उस संभाग की तासीर बताएंगे और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये 7 तेज तर्रार रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रायपुर से राजेश मिश्रा, बिलासपुर से जितेंद्र थवाइट, इंदौर से रवि हेमराज सिसोदिया, जबलपुर से महाकौशल की पूरी जानकारी देंगे विजेंद्र पांडे, भोपाल से दुष्यंत पराशर, ग्वालियर से हमारे सहयोगी नासिर गौरी और अंबिकापुर से अभिषेक सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी का रुख करेंगे। राजेश जी, जिस तरह से आपने बीते कुछ समय से
रायपुर संभाग की राजनीति को देखा है, 20 सीटें यहां पर हैं और आज ही नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी, लेकिन कुछ नाम वो भी सामने आए हैं जिन्होंने बगावत की है। तो क्या 2 नवंबर की तारीख जब आएगी, जब उम्मीदवारों के नाम वापसी का आखिरी तारीख होगा, क्या उस दिन ये बगावत वाले नेता बागी जो बन रहे हैं ये नाम वापस ले सकते हैं? सूची छोटी हो सकती है या फिर लगभग चुनाव की जो तस्वीर है प्रत्याशियों के आमने सामने होने की ये साफ हो चुकी है? राजेश जी, देखिए, जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं वही सवाल मैंने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी किया। हमने उनको पूछा कि पूरे प्रदेश भर की बात करें तो 10 से ज्यादा बागी जो कांग्रेस के विधायक थे और जो कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं वो बागी होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तब उनको कैसे किया जाएगा, उनको किस तरह से मनाया जाए। तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि जो लोगों ने नामांकन अभी भरा है और नामांकन वापसी का जो समय है, नामांकन वापसी 2 नवंबर का जो समय है उसके पहले तक उनको मना लिया जाएगा, इस तरह का दावा वो कर रहे हैं। मगर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों में काफी चुनौती है और एक तरह से बड़ा सा टेंशन का सभी समय है, क्योंकि उनके पार्टी के अगर बागी खड़े होंगे तो निश्चित रूप से उनके पार्टी का ही नुकसान होगा। रही बात नामांकन आज जो लाख हुआ है उसकी बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी के रायपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने बड़े तामझाम के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनकी मौजूदगी में आज रायपुर में नामांकन दाखिल किया और सभी नेताओं में, अपने बड़े राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति में जितने प्रत्याशी उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहां पर देखा जा रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट जो है वो पाटन है, जहां से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं भूपेश बघेल हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल हैं। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़े सादगी के साथ अपने जो 2 बड़े नेता हैं चरणदास महंत और ताम्रध्वज साहू उनके साथ आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पर अपना नामांकन दाखिल किया। और जब हमने उनको पूछा कि एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेताओं और शीर्ष नेताओं के साथ तामझाम के साथ नामांकन दाखिल करी और आप सादगीपूर्ण आए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने 2 बड़े भाइयों के साथ आया हूं, उनके आशीर्वाद लेकर आया हूं और नामांकन दाखिल किया हूं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में आज के बाद से थोड़ी सी तनाव की स्थिति ये होगी कि किसी तरह से उनके जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनको किसी तरह से नुकसान न हो और उनके जो बागी प्रत्याशी उनको किस तरह से मनाया जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार करी मुख्यमंत्री ने बोल दिया। और कल हमारी इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश प्रभारी ओम माथुर उनसे भी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी कहा है कि हमारा एक टीम, एक विशेष सेल बनाया गया है जो टिकट वितरण के बाद पार्टी से किसी बात से नाराज है उनके प्रत्याशी, उनको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी समझाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग उम्मीदवार दावेदारी भी कर रहे थे, चाहे वो अजीत कुकरेजा हो चाहे वो होरा हो, उन्हें मना लिया गया है। हालांकि अजीत कुकरेजा ने नॉमिनेशन दाखिल कर लिया है। जितेंद्र, आपका रुख करेंगे। बिलासपुर वो सीट है, 24 सीटें यहां पर हैं। अगर बिलाईगढ़ को शामिल कर लिया जाए तो 25 सीटें यहां पर हैं। कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर जो प्रत्याशी हैं, जो बागी हैं, वो नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं और किन बड़े चेहरों ने आज नॉमिनेशन फाइल किया है? बिल्कुल, देखिए, बिलासपुर संभाग की अगर हम बात करें तो बिलासपुर संभाग में 25 विधानसभा सीटें आती हैं और 25 विधानसभा सीटों में चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, तीसरे मोर्चे के तौर पर बसपा, जोगी कांग्रेस, तमाम पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। और आज जिस तरह से नामांकन का आखिरी दिन था, बिलासपुर में एक बड़ा कार्यक्रम करके कांग्रेस ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि बिलासपुर संभाग में कांग्रेस को लीड दिलाना है, कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना है। क्योंकि आज बिलासपुर जिले में अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी का दौरा था। प्रियंका गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल मंच पर मौजूद थे और जिस तरह से पूरा भाषण का लब्बो लुआब रहा है, चाहे वो सीएम भूपेश बघेल हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम बड़े नेताओं ने सीधे तौर पर यहां पर छत्तीसगढ़ की जनता को कनेक्ट करने का प्रयास किया है। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने 8 बड़ी घोषणाएं आज यहां पर इस मंच से की हैं, उसके बाद यह साफ है कि भूपेश सरकार अपनी योजनाओं को लेकर, अपनी घोषणाओं को लेकर, अपने वायदों को लेकर जनता के बीच जाना चाहती है और फिर से यहां पर सरकार बनाने का प्रयास करने वाली है। हालांकि जिस तरह से आज हमने देखा है, प्रियंका गांधी ने 8 बड़ी घोषणाएं की हैं, उसमें प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो जिस तरह से यहां पर महतारी न्याय योजना हो, इसके बाद साथ ही अगर कहें तो दुर्घटना के स्थिति में जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनके निःशुल्क इलाज की घोषणा हो, इस तरह से त्यूरा को एमएसपी में खरीदने की घोषणा हो, यह ऐसी घोषणाएं हैं जो बताती है कि भूपेश सरकार किस तरह से अंतिम व्यक्ति तक यहां पर पहुंचना चाहती है और अंतिम व्यक्ति तक कांग्रेस को पहुंचाना चाहती है। क्योंकि आज की जिस तरह से घोषणाएं रही हैं, कहीं ना कहीं ये चुनावी घोषणा, बड़ी घोषणा के तौर पर भी हो सकती है। हालांकि अभी तक घोषणा पत्र सभा के साथ ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी जितेंद्र की बिलासपुर संभाग की जो 25 सीटें हैं यहां पर कैसे कांग्रेस लीड बनाए। जबलपुर महाकौशल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
विजेंद्र, आपसे यह भी समझने की कोशिश इसलिए भी करेंगे क्योंकि अमित शाह 2 दिन पहले जबलपुर में थे और धीरज पटेरिया का मामला हो, चाहे वो अभिलाष पांडे का विरोध करने का मामला हो, बागियों को मनाने की कोशिश की है। तो 38 सीटें, जिसमें पिछले बार जब चुनाव हुए तो 24 सीट कांग्रेस ने जीती थी। अभी क्या मैनेज करने की कोशिश कर रही है दोनों पार्टियां? बागियों को मना सकी हैं क्या, या फिर 2 नवंबर को जो तारीख नॉमिनेशन की वापसी की आखिरी तारीख है, उस दिन उम्मीदवारों की सूची कम हो सकती है क्या, छोटी होगी लिस्ट? अविनाश, अमित शाह के दौरे से आपने जिक्र किया है तो शुरुआत में उसी दौरे से करता हूं। चूंकि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जब जबलपुर आए और संभागीय भाजपा कार्यालय में उन्होंने महाकौशल की 38 विधानसभा सीटों की बैठक ली, तो शाह ने यह मंत्र दिया था कि जितने ज़्यादा निर्दलीय होंगे और जितने कम बागी होंगे उतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के जीतने का चांस है। तो हम कहें कि आज चूंकि नामांकन का आखिरी दिन था तो इसका शाह फैक्टर का असर भी यहाँ नज़र आया और निर्दलीय बड़ी तादाद में नामांकन हुए हैं। हालांकि जो पहली बात थी उनकी कि न्यूनतम बागी हों, तो इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी को अब बड़ा डैमेज कंट्रोल करना होगा, चूंकि बीजेपी की ओर से भी कई दिग्गज चेहरे जो अब निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। और चूंकि मिशन 2023 जो बड़ा चुनाव है और ये साफ है कि रणनीतियों के मोर्चे पर भी ये चुनाव लड़ा जाना है और आने वाले ये जो 2-3 दिन हैं ये साबित करेंगे कि किसकी रणनीतियाँ बेहतर हैं, क्योंकि अब डैमेज कंट्रोल जो बेहतर करेगा चुनाव परिणाम जो है उसके पक्ष में आने की ज़्यादा उम्मीदें होंगी। जबलपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक बड़े बागी जबलपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भाजपा के नेता, उन्होंने टिकट चयन से असंतुष्ट होकर, कमलेश अग्रवाल ने असंतुष्ट होकर अपना नामांकन निर्दलीय भर दिया। बीजेपी से भी एक सेट जमा किया और ये कहा है कि अगर बीजेपी उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाती है और मौजूदा प्रत्याशी का नाम नहीं बदलती है तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे और बीजेपी यानी अपने ही संगठन को मजा चखा देंगे। इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल उनकी ओर से किया गया। वहीं अगर बाकी सीटों की बात करते हैं, महाकौशल के अगर कांग्रेस की तरफ देखते हैं तो शेखर चौधरी गोटेगांव से कांग्रेस की पहली सूची के प्रत्याशी बनाए गए थे, बाद में उनका नाम काट दिया गया और एनपी प्रजापति पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को टिकट दी गई। आज शेखर चौधरी ने अपनी नामांकन रैली में शक्ति का प्रदर्शन किया और ये बताया कि ये चुनाव जो है वो किस तरह से प्रभावित करने जा रहे हैं। कांग्रेस के चेहरे होते थे, पूर्व विधायक भी थे, लेकिन अब वो निर्दलीय चुनाव मैदान में है। इधर अगर हम बाकी सीटों की और बात करते हैं तो कांग्रेस की पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक कौशल्या गोटिया ने आज जबलपुर में कांग्रेस के घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ जाकर 2 सीटों से नामांकन भर दिया है, पनागर से और सिहोरा से, और सीधे चेतावनी दी है कि यदि उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है तो फिर वो संगठन को एक तरह से विजेंद्र, यानी बागियों की जो संख्या है वो बीजेपी में भी उतनी है और कांग्रेस में भी उतनी है। चलिए रुक करेंगे भोपाल का। दुष्यंत हमारे सहयोगी वहां पर जुड़ चुके हैं। भोपाल वो गढ़ है दुष्यंत जहां पर हमने वो तस्वीरें भी देखी कि टिकट वितरण से असंतुष्ट होकर कांग्रेस ने दफ्तर में तोड़फोड़ की। बीजेपी के दफ्तर की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर का काफिला रोक लिया गया। तो 36 सीटें हैं मध्य क्षेत्र में। कितने जगहों पर नॉमिनेशन दर्ज बागी कर रहे हैं और 2 तारीख की जब तस्वीर सामने आएगी तब कितने नॉमिनेशन वापस लिए जा सकते हैं, इस पर जरा तस्वीर स्पष्ट करने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए भोपाल जो संभाग और होशंगाबाद संभाग को लेकर अगर हम बात करें तो दोनों ही संभागों में लगभग 36 सीटें विधानसभा की आती हैं और इन 36 सीटों में काफ़ी जो सीटें हैं, काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं वो बीजेपी के हाथ में है। लेकिन अब इस बार जब विधानसभा चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई तो उस प्रक्रिया के बाद ये जरूर समझ में आया कि बीजेपी में भी उतना ही विरोध देखने को मिला जितना कांग्रेस में देखने को मिला है। कई सारे जगहों पर खासा विरोध बीजेपी को सामना करना पड़ा तो कई सीटों पर कांग्रेस को भी टिकट बदलने पड़े। अब जिस तरीके से अगर राजधानी भोपाल से लेकर रायसेन और विदिशा या अन्य जिलों की बात करें तो तमाम सारे जिलों में बड़े विचार विमर्श के बाद, मंथन के बाद टिकटों की घोषणा हो पाई, लेकिन खासी विरोध भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बुधनी से नामांकन दाखिल किया, इसके साथ में तमाम सारे जो पूर्व मंत्री हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने भी अपने नामांकन दाखिल कर चुके हैं। लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात करें या फिर ये सीधे तौर पर ये कहें कि जो लोग टिकट
किसी दूसरे व्यक्ति को दिए जाने का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने तमाम सारी कोशिशें की हैं कि या तो टिकट विड्रॉ हो जाए या फिर अगर विड्रॉ नहीं होता है तो वो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ेंगे और खासा उस पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे जो पार्टी उन्हें टिकट नहीं दे पाई है। तो ऐसे में बहुत सारे प्रदर्शन जो है पिछले दिन देखने को मिले थे और उन्हीं प्रदर्शनों का नतीजा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत सारे टिकट बदलने पड़े, लेकिन टिकट बदलने के बाद भी अभी भी लगातार विरोध जो है वही देखना पड़ रहा है और लगातार अब बड़े नेताओं में भी खासी जो अनबन जैसी स्थिति, अनबन जैसी खबरें वो भी निकल कर सामने आ रही। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ही अपने प्रतिनिधियों को, अपने प्रत्याशियों के साथ साथ उन लोगों को डैमेज कंट्रोल में लग गई है जो लोग लगातार पार्टी के निर्णय का विरोध कर रहे हैं, या ये कहें कि वो बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों के खिलाफ में चुनाव लड़ सकते हैं और दोनों ही पार्टियों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। तो ऐसे में दोनों ही पार्टी अपने अपने स्तर पर अपने अपने नेताओं के हवाले से इन दावेदारों को, इन बागियों को मनाने में जुट गई है और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जो बड़ी सीटें हैं, चाहे बुधनी हो, चाहे हम फिर होशंगाबाद की बात करें या फिर हम बात करें मुल्ताई की या फिर हम बात करें भोपाल की 7 सीटों की, तो इन तमाम सारी सीटों पर कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बागी हैं उनकी संख्या कम हो ताकि पार्टियों को नुकसान ना हो, और पार्टियों को अगर नुकसान होगा तो इसका सीधा फायदा विपक्षी पार्टी को मिलेगा। तो ऐसे में हर एक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, क्योंकि सीधी टक्कर दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में ही सीधी टक्कर जब होगी तो उसका फायदा बिल्कुल दुष्यंत, कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन जिन जिन सीटों पर बागी खड़े होंगे कैसे वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं यह हर कोई जानता है। हमारे साथ इंदौर से रवि जुड़ चुके हैं। रवि, इंदौर उज्जैन की 66 सीटें 18 में जब नतीजे आए थे तो बीजेपी को खासा झटका लगा था इस इलाके से। इस बार क्या स्थिति है, क्योंकि खासा उठक पटक भी देखने को मिला। जब टिकट वितरण हुआ तो असंतुष्टों की जो लिस्ट थी इन सीटों में भी सबसे ज्यादा थी। अभी क्या हालात है नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद, और 2 तारीख को जब आखिरी तारीख होगा नॉमिनेशन वापस लेने का, तब कितने उम्मीदवार कम हो सकते हैं? देखिए, बीजेपी की अगर बात कर लें, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की बात कर लें तो 2018 में अगर हम बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं 35 सीटें और कांग्रेस 28 सीटें लाने पे यहाँ पर माफ कीजिएगा, बीजेपी जो है 28 और कांग्रेस 35 सीटें लाने में यहाँ पर कामयाब रही थी। और सबसे बड़ी बात करें, माला निमाड़ का जो रास्ता है वो सीधे तय करता है भोपाल की सत्ता पे, यानी कि जो पार्टी माला निमाड़ में 66 में से अधिकतर सीटें जीतती है वो मध्य प्रदेश में सत्ता बनाने में कामयाब होती है, और 2018 में कांग्रेस ने यही मिरेकल करके दिखाया था। इस बार की अगर हम बात कर लें तो सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि बीजेपी को भी पता है, और इसी कारण इसके पहले भी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो उन्होंने एक ही मूल मंत्र दिया था कि अगर मालवा जीतेंगे तो एमपी जीतेंगे। और आज की भी अगर बात कर लें तो आज भी जिस तरीके से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने नाराज और बागी कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश की है, उससे यह साफ जाहिर हो गया है कि इस बार मालवा निमाड़ पर बीजेपी का सीधे सीधे फोकस है और 66 में से ज्यादा सीटें जीतने की बात है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से जब हमने खास बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार मालवा निमाड़ में बीजेपी 50 से 55 सीटें जीत सकती है, और यह उनका आकलन है। हालांकि जिस तरीके से लगातार अगर कांग्रेस भी अपनी बातें कह रही है कि कांग्रेस ने पिछली बार अगर 30-35 सीट हासिल की थी तो इस बार वो 40 से 45 सीटें मालवा निमाड़ में जीतेगी। जीत का दावा लगातार अमित शाह भी कर रहे हैं, बीजेपी का आला कमान भी कर रही है और जो संगठन के नेता हैं वो भी कर रहे हैं। अंबिकापुर से हमारे साथ अभिषेक सोनी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 14 सीटें सरगुजा संभाग की, और इस वक्त जब 2018 में चुनाव हुए थे तो इन 14 की 14 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन विनय जायसवाल जिनका टिकट कट गया, अटकलें यह भी लगाई जा रही थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मैनेज हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रचार करेंगे और नहीं लड़ेंगे। अभी क्या स्थिति है दावेदारों की और बागियों की क्या स्थिति है, तफसील से बताएं। चुनौती है क्योंकि उन 14 सीटों पर कांग्रेस को फिर से अपनी जीत दर्ज करनी है, लेकिन जो भाजपा है इस बार पूरी रणनीति से मैदान में उतरी हुई है और जो नामों की घोषणा की गई है उस पर विशेष नजर रखी है भाजपा ने। चाहे पुराने चेहरे की बात करें
नए चेहरे की बात करें और महिला प्रत्याशियों की बात करें तो तमाम जो कवायदे हैं वो की गई हैं और उसके बाद प्रत्याशियों की घोषणा की गई। अगर बात करें भाजपा और कांग्रेस में अंतर कला की, क्योंकि जो टिकट काटे गए सरगुजा संभाग में 4 विधायकों के टिकट कटे और यही नाराजगी कांग्रेस के लिए बड़ी नाराजगी उभर कर आई। मनेंद्रगढ़ की सीट की बात करें तो मनेंद्रगढ़ में डॉक्टर विनय जायसवाल के टिकट को काटकर रमेश सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। तब से जो विनय जायसवाल है वो लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे थे, यहाँ तक कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कह दी थी। हालांकि राहत की बात यह है कि अब वो मान गए हैं और अब उनका कहना है कि वो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में उतरेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए सिर्फ मनेंद्रगढ़ चुनौती नहीं, बल्कि अगर सामरी विधानसभा की बात करें तो सामरी विधानसभा में चिंतामणि महाराज जो कि वर्तमान विधायक हैं वो उनका टिकट काटा गया और वो बेहद नाराज चल रहे हैं और ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं और 1-2 दिन में वो भाजपा का हाथ थाम लेंगे। ऐसे में जो नुकसान होगा वो पूरी तरीके से कांग्रेस को हो सकता है। यही तो चिंतामणि महाराज वो नाम है सामरी की सीट से जिन्हें कांग्रेस ने इस बार टिकट दिया नहीं है और जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी बता रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ग्वालियर से नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, आपके पास इसलिए आखिरी में क्योंकि 2 सीटें जो बची थी बीजेपी की, 228 सीटें घोषित कर दी थी, उसमें 1 सीट गुना की भी थी। तो जो सबसे ज्यादा उठापटक है ग्वालियर में मची हुई है, सिंधिया खेमे ग्वालियर का जो बीजेपी का जो पुराना कैडर है उनके बीच का संघर्ष, टिकट वितरण की क्या जो स्थिति रही है, क्योंकि स्पष्ट सीट सामने आ चुकी है, नॉमिनेशन हो चुके हैं, क्या स्थिति बनती है? क्योंकि जिन्हें टिकट नहीं मिला है, सिंधिया समर्थक जिन्हें नहीं मिला है, वो उनकी स्थिति क्या है? वो कैसा फाइट देंगे? वहां पर चुनौती किसके लिए ज्यादा है, बीजेपी या कांग्रेस? नासिर, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो चलिए नासिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये वो तस्वीर है क्योंकि नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन था। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर एक ही बार में चुनाव होने हैं 17 तारीख को और उसके लिए नॉमिनेशन का आखिरी दिन। जबकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो 70 सीटों, दूसरे चरण के लिए 70 सीटें हैं, वहां पर चुनाव होने हैं, 17 तारीख को वोटिंग होगी, उसके लिए नॉमिनेशन का आखिरी दिन। और इन 7 रिपोर्टर के जरिए हम आपको बता रहे हैं 7 अलग अलग जगह से, अलग अलग संभाग की तस्वीर कि कैसे ये नॉमिनेशन इंपॉर्टेंट है और 2 तारीख को जब नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होगी तब कौन सी सूची लंबी होगी और छोटी होगी ये स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि कल स्क्रूटनी होनी है और 2 नवंबर वो तारीख जहां पर नॉमिनेशन आखिरी तारीख होगी, दावेदार प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकते हैं। तो इस तरह की तस्वीर हमारे सामने आ रही है जहां पर चंबल का दंगल हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के जरिए, क्योंकि नासिर गौरी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन नासिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, क्या स्थिति है? क्योंकि टिकट वितरण के बाद सबसे ज्यादा उठापटक कहीं मची थी तो वो ग्वालियर चंबल ही था। सिंधिया समर्थक जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया, चुनौती किसकी बढ़ाएंगे? नॉमिनेशन वापस हो पाएगा? कितने बागी हैं? तफसील से बताएं। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग की जो 34 विधानसभा सीटें हैं उन सीटों में से लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं। और मुश्किलें इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि पार्टी में वो बागी तो हो गए थे, मतलब पार्टी के खिलाफ उन्होंने जब टिकट का ऐलान हुआ उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन भी किया था, लेकिन अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया। लेकिन हालांकि कांग्रेस में बहुत सारे टिकट है वो बदलाव किया गया, लेकिन आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। लास्ट टाइम तक कई सारे ऐसे नाम आए हैं, लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाले नाम ये हैं कि आरएसएस की तरफ से भी कुछ जो नाम थे उन्होंने कहा था कि वो पार्टी के खिलाफ है, यानी कि बीजेपी की तरफ से जो कुछ नाम ऐसे थे जिसको लेकर वो विरोध में थे। उन्होंने कहा कि संगठन ने अच्छा काम नहीं कर रहा, जिसके खिलाफ वो बीजेपी के खिलाफ ही मैदान में उतर पड़े हैं। तो उसमें मनीष काले का नाम है और भी लगभग मध्य प्रदेश में 8। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर के जो 6 विधानसभा है वहां से लगभग 52 से ज्यादा नॉमिनेशन है वो फाइल किए गए हैं।
हैं उसमें नजर लिए हैं और उसके साथ ही सारी तस्वीरें साफ हो गई। लेकिन अब जब नॉमिनेशन का दौर है वो वापस लेने का नाम बिल्कुल, तो वापसी का 2 दौर तारीख है, की शाम को एक बार फिर से जुड़ेंगे और उस दिन तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने लोगों ने नॉमिनेशन वापस लिया है और चुनाव की जो जंग है उसकी असली तस्वीर क्या है, क्योंकि 2 तारीख को जो दावेदार हैं वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो सभी सहयोगी हमारे साथ आप जुड़ने के लिए शुक्रिया, आपने इतनी इनसाइड स्टोरी बताई और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।